आखिरकार योगी सरकार को झुकना ही पड़ा। सत्ता के लालच में छात्रों को इंसाफ मिला। लेकिन ये जो प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, क्या ये प्रदर्शन बीजेपी के भीतर की बगावत तो नहीं है जो योगी सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन को खड़ा किया गया? और इसीलिए अब 4 दिन बाद योगी आदित्यनाथ बात को मानने के लिए तैयार हो गए। नमस्कार, मैं आपके साथ के किरण न्यूज संवाद देख रहे हैं। प्रयागराज में 4 दिनों तक चलने वाला यह प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरों को जिसने भी देखा वो हिल गया, क्योंकि जितने बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन हुआ, इसने उतने ही बड़े सवाल सरकार के लिए तो छोड़े ही, साथ ही सवाल यह भी छोड़ दिया कि कहीं यह प्रदर्शन बीजेपी के भीतर की बगावत का असर तो नहीं है। लेकिन उससे पहले बात इस बात पर भी करेंगे कि क्या छात्रों के सामने योगी आदित्यनाथ का झुकना इतना आसान था, या फिर यह सत्ता के लालच में योगी आदित्यनाथ को झुकना पड़ा। और बात इस बात पर भी करेंगे कि आखिर यह प्रदर्शन होने के पीछे का कारण क्या है। इसमें भी आपको सरकार की तमाम नाकामियां नजर आएंगी। आखिर क्यों अचानक से यह प्रदर्शन ऐसे भड़कने लगा, तो इसके लिए समझिए, छात्रों की मांग बस इतनी सी थी कि आप जो परीक्षा कराने जा रहे हैं, उस परीक्षा को एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में करा दिया जाए। और सरकार या आयोग उसे एक शिफ्ट में नहीं करा रहा था, बल्कि अलग अलग शिफ्ट में वो परीक्षा कराई जा रही थी, जिसमें पीसीएस, जिसमें आरओ, जिसमें एआरओ की परीक्षा है। अब सोचिए कि छात्र लगातार ये कह रहे थे कि अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा तो उससे हमारी मेहनत का सही आकलन नहीं किया जा सकता। और जब अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो उसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। वो क्या होता है, उसके पीछे का कारण समझिए। जब अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो उसमें पहली शिफ्ट में आने वाला पेपर टफ है या आसान है, या दूसरी वाली शिफ्ट में आने वाला पेपर जो एग्जाम पेपर है वो आसान है या टफ है। यह बड़ा जरूरी है समझना, क्योंकि दोनों शिफ्ट के जो पेपर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो किसी छात्र के लिए वो पेपर आसान हो सकता है और किसी के लिए वो टफ हो सकता है। अब ऐसे में आप, इसमें एक और पॉइंट है, इसमें जो उसके बाद जब मार्क्स दिए जाते हैं और दोनों शिफ्ट को एक साथ मिलाया जाता है तो उसके बीच में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यानी कि दोनों शिफ्ट के जो नंबर हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको एक लेवल पर लाया जाता है। मान लीजिए कि पहली शिफ्ट में जो किसी के नंबर आए वो 80 नंबर आए, और दूसरी शिफ्ट में जिसने एग्जाम दिया उसमें नंबर 70 आए। अब इन दोनों शिफ्टों के नंबर को एक साथ मिला दिया जाएगा, समायोजित किया जाएगा, और समाहित करने के बाद उसे एग्जाम का जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा, जिससे भेदभाव मिट सके। लेकिन इसमें भेदभाव मिटता नहीं है बल्कि बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो पूरा मेथड है एग्जाम के रिजल्ट निकालने का, वो डकवर्थ लुईस फॉर्मूले से निकाला जाता है। और ये जो है नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है, और साथ ही मेहनत का सही आकलन इससे नहीं होता है, यह बात मानी जा चुकी है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो ये 2 शिफ्ट में या नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है इसको सक्सेसफुल माना ही नहीं गया, ये यूजफुल ही नहीं है, और निहत ही पिटी हुई पद्धति है ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को कराना। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अलग अलग मेरिट बनाकर उसके बाद जो है उन्हें नॉर्मल कैटेगरी में लेकर आना और फिर उस पर रिजल्ट घोषित करना, तमाम मानक इस बीच टूटते हैं। इसीलिए यह प्रक्रिया ठीक नहीं है। अब ऐसे में आयोग का यह कहना है कि ये जो अलग अलग शिफ्ट में वो एग्जाम करा रहा है वो इसलिए कि ताकि चीटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो। उसका यह कहना है कि तमाम ऐसे सेंटर हैं जहां चीटिंग की व्यवस्था है और सामूहिक तौर पर चीटिंग कराई जाती है, तो उससे बचने के लिए अलग अलग शिफ्ट में कराया जाता है। लेकिन आयोग को कोई यह समझाए कि पेपर लीक तो आप अभी भी नहीं रोक पा रहे हैं। आयोग को कोई यह बात समझाए कि चीटिंग आप अभी भी नहीं रोक पा रहे हैं।
इसीलिए कई पेपर तो रद्द हो गए, कहीं चीटिंग की वजह से रद्द हुए, कहीं पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुए। तो ये वाली बात तो मत करिए। दूसरा, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक शिफ्ट में एग्जाम करा देने से, एक ही दिन करा देने से जो है चीटिंग और आप पेपर लीक को रोक सकते हैं, तो इसके लिए तो आप अपनी व्यवस्थाओं को और बेहतर करके भी रोक सकते हैं। इसका सॉल्यूशन तो यह है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के टाइम पर जो मानक टूटते हैं उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब सोचिए, छात्रों का आखिर ये गुस्सा इतनी जल्दी हुआ क्यों, और छात्रों का आयोग को लेकर क्या कहना है? छात्रों का यह कहना है कि पिछले 2 सालों से आयोग परीक्षा कराने में असफल है, परीक्षा नहीं करा पा रहा है आयोग योगी आदित्यनाथ साहब का। और उसने कहा कि पहले जनवरी 2024 में एक नोटिफिकेशन जारी होता है पेपर कराने को लेकर, और पेपर जो है वो मार्च में उसका एग्जाम होना था, उसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन मार्च में एग्जाम होते होते वो अक्टूबर तक टलता चला गया। और उसके बाद फिर अचानक से पता लगता है कि वो अक्टूबर में ना होकर दिसंबर में एग्जाम होगा और 2 शिफ्ट में होगा। इसके बाद जो है छात्र भड़क गए, गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा ये क्या मजाक बना रखा है एग्जाम का, मार्च में होगा, फिर अगला महीना दे दिया गया, उसके बाद अक्टूबर तक ऐसे ही डालते रहे, अब अचानक से कह दिया कि ये तो दिसंबर में होगा, और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि 2 शिफ्ट में दिसंबर में होगा। तो क्या मजाक बना रखा है ये? अब इन सारी बातों को करने के बाद जो है जब छात्र भड़के, तो आप सोचिए कि 4 दिन तक ये प्रदर्शन चलता है, कई हजार जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो इसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या पिछले 4 दिनों में एक भी मंत्री, योगी सरकार का एक भी मंत्री आपको मिला जिसने जाकर छात्रों से मुलाकात की हो, उनसे बातचीत की हो, उन्हें समझाने की कोशिश की हो? मुख्यमंत्री साहब का एक भी मंत्री उन छात्रों के पास नहीं पहुंचा। बटेंगे तो कटेंगे वाली बात कहने वाले मुख्यमंत्री का एक भी मंत्री उनके पास नहीं पहुंचा, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था, क्योंकि वो एक थे, वो बट नहीं रहे थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि ना बटेंगे ना हटेंगे। आप कटने की बात करते हैं, उन्होंने कहा हटेंगे नहीं, और इसी डर से कोई मंत्री नहीं पहुंचा। तो क्या सच में यही डर था, या फिर इसके पीछे बीजेपी की बगावत तो नहीं है? क्योंकि आप सोचिए कि जिस प्रदेश में 2-2 चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, यानी कि जिसमें 2-2 उप मुख्यमंत्री हो, एक भी उप मुख्यमंत्री को समय नहीं मिलता कि वो जाकर छात्रों से बात कर ले। और सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य की तो राजनीति इलाहाबाद से शुरू होती है, प्रयागराज में शुरू होती है, लेकिन उसके बाद भी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि अपने ही क्षेत्र में जाकर वो उन छात्रों से बात कर सके। आखिर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी ही सरकार में बदला लेना चाहते हो, और वो ये बताना चाहते हो कि देखिए जो आंदोलन हो रहा है योगी जी की वजह से हो रहा है, और इस आंदोलन से जो नुकसान होगा वो योगी जी को ही होगा। क्योंकि अखिलेश यादव ने यह कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद तो योगी जी कुर्सी पर नहीं रहेंगे, कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। और दूसरी बात इसमें यह कि चलिए मान लीजिए कि उन्होंने राजनीति के तहत यह बयान दे दिया होगा अखिलेश यादव ने, लेकिन आप सोचिए कि आखिर किसी भी मंत्री को समय क्यों नहीं मिला। और दूसरा, वो भी तब जब उपचुनाव होने हैं, 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं, और उसके बाद भी एक भी मंत्री नहीं पहुंच रहा है छात्रों से मिलने के लिए पहुंचा, और वो भी तब जब उस क्षेत्र के आसपास भी चुनाव होना है, और उन्हें पता है कि उसका असर जो है बाकी सीटों पर पड़ेगा। तो ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक साजिश मानी जा रही है कि ये बीजेपी की बगावत ही है। दूसरी तरफ ये कहने के लिए ये भी है कि हो सकता है कि विपक्ष ने भड़काया हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रयागराज में जो प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी करते हैं छात्र, वो इकट्ठा नहीं होते, वो संगठित नहीं होते। तो आखिर एक साथ 20-25 हजार छात्र कैसे सड़क पर उतर आए? तो कहीं इसके पीछे विपक्ष तो नहीं है। फिर दूसरी तरफ अखिलेश यादव एक के बाद एक ट्वीट कर रहे थे इसी आंदोलन को लेकर, तो यह बात भी समझ में आ रही थी कि राजनीति इस मुद्दे पर भरपूर हो रही है, और राजनीति ऐसे मुद्दे पर होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर राजनीति होने से ही अधिकार मिलते हैं जनता को। लेकिन हैरत की बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी नहीं कर रही थी कुछ भी, सत्ताधारी पार्टी का कोई बयान नहीं आया इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि साफ तौर पर
जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका भी यही मानना है कि इन 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा है। और इसी वजह से अगर ऐसा आंदोलन होगा, अब सोचिए, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है और जिसमें उन्होंने लिखा कि चुनाव का गणित बीजेपी को समझ लेना चाहिए। इस प्रदर्शन में जो छात्र थे, चाहे वो पीसीएस के हों, आरओ के हों या एआरओ परीक्षा देने वाले हों या लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा देने वाले छात्र हों, इसमें छात्र और छात्रों के परिवारों को अगर मिला लिया जाए तो संख्या 1 करोड़ के पास पहुंचती है। अब ऐसे में अगर इनको 400 विधानसभा में बांट दिया जाए तो एक विधानसभा में 25,000 की संख्या बैठती है और इस हिसाब से 2.5 का अंक भी बीजेपी नहीं छू पाएगी चुनाव में। और इसीलिए डरकर बीजेपी ने छात्रों की मांगों को मान लिया है और आयोग इस बात को, छात्रों की मांग को मानने के लिए तैयार हो गया है। अब ऐसे में इसीलिए यह बात मानी जा रही है कि अगर उपचुनाव में भी नुकसान बीजेपी को होता है तो उसका पूरा ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जाएगा। और योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए पिछले दिनों आपने 2-3 महीने पहले, जुलाई और अगस्त के महीने में आपने ऐसी तमाम खबरें देखी होंगी जब योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए तमाम कोशिशें की गई। 2022 के चुनाव से पहले तमाम कोशिशें की गई योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए और उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाने के लिए। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा है कि अगर इस चुनाव में हारे तो कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ेगी योगी आदित्यनाथ को। और इसीलिए आपने ये देखा कि 4 दिन तक एक भी मंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का नहीं पहुंचता है छात्रों से मिलने के लिए। लेकिन सवाल यह भी है कि जो योगी आदित्यनाथ के गुटके हैं वो भी नहीं पहुंचे। हैरत तो इस बात से है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को जब ये गणित समझ में आता है तो वह आयोग फोन करते हैं, वह आयोग से चर्चा करते हैं और उसके बाद छात्रों के प्रदर्शन को खत्म करने की बात करते हैं। और जिसमें जो है, सोचिए कि इसमें एक और बड़ी बात यह है मजेदार कि जो परीक्षा होनी थी वो 41 जिलों में परीक्षा कराई जा रही है। छात्रों का यह कहना है कि एक ही शिफ्ट में करा दीजिए और 75 के 75 जिलों में करा दीजिए। कोई दूसरे जिले का छात्र क्यों किसी दूसरी जगह पर एग्जाम दे रहे हैं, अपने ही जिले में दे लेगा। आखिर आप सीमित क्यों कर रहे हैं उसे? तो यह पॉइंट भी बड़ा मायने रखने वाला था। अब इसमें अखिलेश यादव एक और जो उन्होंने पोस्ट किया है उसमें वो ये भी लिखते हैं कि हृदय विहीन सरकार अत्याचार बंद कर देगी। अब मांग अगर पूरी कर दी जाती है, मान लेती है, तो हम ये मान ले कि क्या वो अत्याचार बंद कर देगी। जन आक्रोश से डरकर बात मानती है बीजेपी और ये बीजेपी की एक पुरानी आदत हो चली है। तब जब उनके सारे हिंसक तरीके नाकाम हो जाते हैं तब वो जन आंदोलन की बात मानती है बीजेपी। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हृदय विहीन सरकार अत्याचार अब बंद करेगी। तो क्या ये सारा खेला सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से है और योगी आदित्यनाथ ये समझ गए थे कि बीजेपी की बगावत कहीं और तेज ना हो जाए, उनकी कुर्सी ना चली जाए, छात्रों का यह आंदोलन इन 9 जो विधानसभा में उपचुनाव होने हैं उन पर असर तो नहीं डाल देंगे। और इसीलिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ इस बात को मान गए, भले से ही 4 दिन बाद माने। यह मान लिया जाएगा कि देर आए पर दुरुस्त आए। अब आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए छात्रों की मांग मान ली है क्या? नहीं तो और लंबा प्रदर्शन चल सकता। हमने देखे हैं तमाम प्रदर्शन लंबे चलते हुए। तो क्या इसीलिए, और क्या इस आंदोलन के पीछे आपको बीजेपी की बगावत की बू आती है क्या? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।